पूरा इस 78 वर्षों में हमने बहुत कुछ पाया। आज़ादी के समय हमारे देश की साक्षरता मात्र 16% थी। 16 व्यक्ति साक्षर थे जो नाम लिख सकते थे, साइन कर सकते थे, पढ़ना उच्च क्वालिफिकेशन तो छोड़ दीजिए। आज करीब करीब हम साक्षर हो। उस वक्त हमारी एवरेज लाइफ थी, जो व्यक्ति भारत में जिंदा रहता था एवरेज 32 वर्ष, और आज 70 वर्ष से करीब। हमने 78 वर्षों में बहुत कुछ पाया। हमारा देश ज्ञान का देश, विज्ञान का देश, सोने की चिड़िया, विश्व की सबसे अच्छी विश्वविद्यालय भारत में थी। इतना होने के बाद फिर हम गुलाम क्यों हो गए? विश्व गुरु थे, सबसे बड़ी ज्ञान की व्यवस्था हमारे यहाँ थी, विज्ञान थी। उसके बाद भी हम लोग इतने वर्ष तक गुलाम रहे। कुछ तो कुछ कमी रही होगी। हम इस मगध के धरती पर हैं। फहियान जब मगध भारत आया, फहियान जो भारत घूमने आया, उस वक्त हमारे देश की पूरी दुनिया की 36% जीडीपी थी, और आज दुनिया में हमारा 2 से 3% जीडीपी का योगदान है। आज़ादी के समय 1 से 2% था। तो जिस देश का जीडीपी 36% था, वो गुलाम कैसे हो गया? जब फहियान आया पाटलिपुत्रा में, वो अपना किताब में लिखा है, तो यहाँ राज दरबार में उसको एंट्री नहीं मिली, तो एक बगल पड़ोसी जो है वहाँ राज दरबार में गया। राजा बैठा हुआ था, मंत्री लोग बैठे हुए थे, फहियान भी बैठा था। 2 किसान लड़ते हुए आए। केस क्या थी उनकी? पहला किसान कहा कि श्रीमान, हमने इस व्यक्ति से जमीन लिया था, तो हम जमीन लिए थे। कुछ दिन के बाद जमीन से एक सोने का घड़ा निकला जिसमें सोने की अशरफियाँ थी। तो जमीन लेने वाला किसान कहा कि हमारा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जमीन लिए थे, जमीन के अंदर जो इसका छिपाया हुआ धन था वो हमारा नहीं है। दूसरे किसान से पूछा गया, वो किसान कहा कि हम जमीन बेच दिए, तो इसके अंदर सोना है, हीरा है, चांदी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, इसी का है। अब दोनों किसान आपस में लड़ रहे हैं कि ये सोना हम नहीं लेंगे। अब कैसे? फहियान देख रहा है कि पूरी दुनिया लूटने में लगी हुई है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ दोनों व्यक्ति का नहीं रहा कि सोना किसका है। तब राजा से बोला गया कि आप ले लीजिए और इसको राजकोष में जमा कर दीजिए। राजा ने उत्तर दिया कि अनैतिक तरीके से जो धन राजकोष में आएगा और प्रजा पर खर्च होगी, तो अनैतिक ही बढ़ेंगे प्रजा में, इसको हम नहीं ले सकते हैं। तब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो राजा ने एक कमेटी बनाया, और कमेटी की बात तय करेगी कि पैसा किसका है या खर्च कहाँ किया जाएगा। जब जनता से राय लिया गया, जनता कहा कि इसको हम नहीं लेंगे, सबसे पहले आप पता लगाइए। उस देश के हम लोग वासी हैं जिसमें त्याग थी। और अब क्या हो गया? उस जमाने में कहा जाता था कि हम आपको जुबान दे दिए, फिर आया कि कोरा कागज़ पर लिख दे रहे हैं, बात पक्की हो गई। फिर आया कि एग्रीमेंट कर देते हैं, एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। आपका आदमी के डायरेक्ट डीड कराइए, तब भी विश्वास नहीं है। इतना जो अविश्वास फैल गया, उसी का देन है गुलामी। पहले हमारे यहाँ रामायण में लिखा हुआ है, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई सर बचन न जाई। लेकिन हम लोग एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे हैं, शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। इसी तरह मुट्ठी भर अंग्रेज आए और हमारे देश को गुलाम कर लिए। संख्या उनकी गिनी चुनी थी, बाकी हम लोग तमाशा देख रहे थे।
आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि प्लासी का युद्ध जब चल रहा था तो जितने भारतीय लड़ रहे थे उससे ज़्यादा देख रहे थे उस लड़ाई को और ताली बजा रहे थे कि अब अंग्रेज जीता भारत हारा। जिस तरह क्रिकेट मैच होता है 11 खिलाड़ी खेलते हैं बाकी ताली बजाते हैं, हम अपने आप से राष्ट्र को नहीं जोड़ रहे थे क्योंकि छोटे छोटे स्टेट में हमारा देश बता हुआ था, कोई कौन राजा है, किस कहाँ का राजा है। 19वीं सदी से ही हमारा देश आज़ादी के लिए बेचैन हो गया। सबसे पहले राजा राम मोहन राय सामाजिक सुधार शुरू किए, लेकिन सामाजिक जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक देश के वासियों को राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होगा। उसके बाद आप लोग जो भी गाए वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी 1872 में ही उसको लिखे, वो भी अंग्रेज के विरुद्ध में। आज भी वंदे मातरम गाया जाता है। उसके बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई कि आज़ादी मिले। फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। स्टार्टिंग में कांग्रेस के जो नेता थे जिनको उदारवादी कहा जाता था वो थोड़ा थोड़ा मांग करते थे कुछ हमको रियायत दीजिए। फिर 1905 में बाल गंगाधर तिलक जो है अपना स्वशासन की मांग किए कि हम स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य से डोमिनियन स्टेट से पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो पूरे दुनिया के जितने लीडर थे उन्होंने कहा कि भारत आज़ाद नहीं रह सकता है और आप डेमोक्रेसी लोकतंत्र अपनाए हैं। जिस देश की साक्षरता 16% हो वह आदमी लोकतंत्र का डेमोक्रेसी का डी नहीं समझता है, वो कैसे चलेगा। आज भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश के नागरिकों ने वो पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया। पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं सब देश का अलग अलग है, सब देश में एक ही भाषा है, एक ही धर्म है, तो एकजुट है। हमारा देश ऐसा है जो विविधता में एकता है, अनेकों धर्म, अनेक ही भाषाएं, अनेक जात हैं। तो 47 के बाद सबसे पहली चुनौती मिली कि भारत को राष्ट्र कैसे बनाया जाए। क्योंकि अंग्रेज यहाँ से गए तो 2 भाग में बांट दिए, भारत और पाकिस्तान। बांटने के बाद भी उनको चैन नहीं रहा तो 562 को रियासत छोड़ कर गए। कहे कि जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाओ, जो भारत में जाना है भारत में जाओ। अब समझो 562 को और देश आज़ाद हो जाता छोटा छोटा तो भारत की क्या स्थिति होता। तो हमारे नेताओं ने सबको एकजुट किया। 562 में 3 छोड़ करके बाकी तो आसानी से मिल गए, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 3 सरदर्द हो गया, फिर भी तीनों को आपस में अपने देश में मिला लिया गया। उसका जो मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उनका सेक्रेटरी थे बीपी मेनन। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्थिति खराब हुई, तबीयत खराब हुई, लगा कि अब हम जीवित नहीं रहेंगे, तो बीपी मेनन को बुलाए, कहा कि देखो तुम 3 वायसराय का पॉलिटिकल एडवाइजर रहा है और अभी आज़ादी हुआ तो हमारा भी सेक्रेटरी है। हम एक काम तुमको दे रहे हैं, इस काम को छोड़ करके हम जा रहे हैं, उस काम को पूरा करना। एक बुक लिखना कि हमारे आने वाले नौजवान, हमारे बच्चे इसको जानेंगे कि भारत का एकीकरण और भारत का आज़ादी आसानी से नहीं हुआ। इसमें कितनी परेशानियां था, उसमें कहीं कुछ गलती हो गई, चूक हो गई तो वो लोग समझेगा कि उसकी परिस्थिति वैसी थी जिसकी वजह से हम लोगों को समझौता करना पड़ा। परिस्थिति बस भारत का बंटवारा हुआ या जो कमी रहेगी ताकि आने वाली पीढ़ी इसको पढ़े। तो हमारे देश में एक से एक वीर हुए। जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस के नेता आज़ादी में भाग ले रहे हैं सब कोट टाई वाले हैं, एसी रूम में बैठ करके ही देश की आज़ादी के बारे में सोच रहे हैं।
गांव की जनता को, गांव की पब्लिक को आपस में नहीं जोड़ रहे हैं। वो कहा कि हम हथियार के बल पर नहीं लड़ सकते, अंग्रेज के पास शिक्षा है, प्रशासन है, मिलिट्री है। उन्होंने सत्य और अहिंसा का आंदोलन चला करके गांव के एक एक नागरिक को जोड़ दिए। पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया आज़ादी के लिए। इस बीच में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने कहा कि सिर्फ सत्य और अहिंसा के मार्ग से आज़ादी नहीं मिलेगी, अंग्रेजों को बंदूकों और गोलियों के से भगाया जाएगा, और साथ साथ सामाजिक न्याय की बात की। 1947 में जो हमारी आज़ादी मिली थी, सिर्फ राजनीतिक आज़ादी मिली थी। अभी हमारे पास देश के साथ समस्या था कि जब तक किसी देश में आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक देश पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं होगा। हम लोग को दुख होता है कि 78 वर्ष के बाद भी कभी कहीं जातीय हिंसा देखने को मिलता है, सांप्रदायिक हिंसा मिलता है, तो लगता है कि अभी आज़ादी अधूरी है। आज़ादी को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को कर्तव्य है कि जो काम करता है उस काम को अगर ईमानदारी से करे तो भारत को विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता है। हर व्यक्ति अपनी काम को ईमानदारी से करे, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। जब तक हमको कोई याद नहीं कराता है, एक रामायण की घटना है कि जब समुद्र पार करना था लंका जाने के लिए, तो समुद्र पार कौन करे, सब कोई पीछे हो गया। बजरंगबली को कहा गया, वो कहा नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे भाई, हम कौन मरने जाएगा। उनको याद दिलाया गया कि आप में सामर्थ्य है, आप में वो शक्ति है कि आप पार कर सकते हैं। वही घटना हम लोग को है, भारत वाले को। जब कोई याद नहीं करेगा तब तक हम शांत हैं। कुछ घटना होगा तो हम एकजुट होंगे। हमेशा अगर अपने काम के प्रति तत्पर रहे तो देश आगे बढ़ते रहेगा। आप लोगों ने चित्तरंजन दास का नाम सुना होगा। चित्तरंजन दास बहुत बड़े वकील और क्रांतिकारी देशभक्त थे। इतनी बढ़िया उनकी वकालत चलती थी कि उस जमाने में उनकी प्रैक्टिस लाखों की थी मंथली। लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ करके जो क्रांतिकारी थे उनकी लड़ाई लड़ना शुरू किया। आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन अरविंद घोष का जन्म हुआ था, तो उनका भी जन्म दिवस है। उनका वो केस लड़ रहे थे। अरविंद घोष बहुत अच्छे परिवार से थे, उनके फादर डॉक्टर थे। उनको विश्वास था कि भारतीयों को सुधारा नहीं जा सकता है, इसलिए 5 साल की उम्र में अपने बच्चे को दार्जिलिंग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया और 2 साल के बाद उनको लंदन भेज दिए। वहाँ से कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन करने के बाद ICS की परीक्षा दिए और पास कर गए। उस जमाने में जो ICS बनता, जो IAS है, उसको घुड़सवारी में भी पास होना था। ये फेल कर गए और वहीं पर इनको गीता मिला पढ़ने को, ट्रांसलेट इंग्लिश में। उनको तब पता चला अरविंद घोष को कि पश्चिमी देशों से हमारा सभ्यता संस्कृति बहुत आगे है। उसी वक्त से वो जानबूझ करके घुड़सवारी में फेल कर गए कि हम अंग्रेज का जो कलेक्टर का नौकरी है वो नहीं करेंगे, देश की आज़ादी के लिए वहाँ से भारत चलाए। बड़ौदा में जो है कॉलेज का प्रिंसिपल बन गए। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तब त्याग पत्र दे दिए। अब उनके पास पैसा नहीं था, केस बहुत सा हो गया। चित्तरंजन दास उनका केस लड़ रहे थे, चूँकि सब फ्री में केस लड़ते थे। एक जो कर्जदार होता महाजन बनिए से उन्होंने 5,000 रुपया लिया और जब मांगने आया तो चित्तरंजन दास कहे कि अगले महीने आना, हम देंगे। बार बार आया, उसको लगा कि आदमी हमको तो झूठ बोल रहा है।